नमस्कार। आज हम दो बैलों की कथा पाठ के अंतर्गत इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि उनमें से किसी पशु को कोई चुरा कर न ले जाए। इसका सीधा सा अर्थ है कि हाजिरी लेने के दौरान पशुओं की गिनती की जाती थी और इसके साथ ही दिया गया है कि कांजी हौस में लाए गए पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी भी कांजी हौस के कर्मचारियों की ही होती थी। अगले प्रश्न में छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? ऐसा कौन सा कारण था कि उस बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम भावना और दया भावना भर गई? इसके उत्तर में दिया गया है कि ये एक सच्चाई है कि दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी व्यक्ति के दुख को अधिक अनुभव कर सकता है। यानी कि जिसने कभी स्वयं कोई दुख देखा हो वही दूसरे के दुख को समझ सकता है। गया के घर में छोटी बच्ची की विमाता यानी कि उसकी दूसरी माँ हर समय उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी। यानी कि उसकी दूसरी माँ का व्यवहार उस बच्ची के प्रति अच्छा नहीं था और जब उसने देखा कि उसका पिता अपने बैलों को अच्छा चारा देता है और झूरे के बैलों को रूखा सूखा भूसा खाने को देता है और मारता भी है, तो उनके प्रति गया के अन्याय को देखकर छोटी बच्ची के मन में प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? यानी कि वो कौन सी बातें प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है जो हमें अपने वास्तविक जीवन में भी समझना चाहिए, उनका महत्व हमें जानना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? इसके उत्तर में दिया गया है कि प्रस्तुत कहानी में नीति संबंधी अनेक विषयों की ओर संकेत किया गया है। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है, अपने स्वामी के प्रति सदा वफादार रहना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में हीरा और मोती नाम के दो बैल अपने स्वामी के प्रति वफादार हैं। दूसरा दिया गया है, सच्चा मित्र वही होता है जो हर सुख दुख में साथ रहे। जैसे कि हीरा और मोती हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। तीसरी बात कही गई है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जैसे कि हीरा और मोती को ना तो गया के घर पर वो सम्मान मिला और ना ही उन्हें कांजी हौस में वो सम्मान मिला जो कि उन्हें उनके मालिक झूरे के घर पर मिला करता था, और उस सम्मान के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद बताया गया है कि आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि हीरा और मोती को पहले आज़ादी के लिए गया के घर पर संघर्ष करना पड़ा, फिर उन्हें आज़ादी के लिए कांजी हौस में संघर्ष करना पड़ा और अंत में दढ़ियल के साथ भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। और अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि एकता में सदा बल होता है, यानी मिलकर काम करने से हमेशा विजय प्राप्त होती है। जैसे कि हीरा और मोती ने मिलकर काम किया, मिलकर प्रयास किया और अंत में वो अपने मालिक के पास पहुंच गए। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? यानी कि जैसे कि दूसरे लोग गधे को मूर्ख कहा करते हैं, ऐसा ना कहते हुए प्रेमचंद जी ने गधे की और किन विशेषताओं के बारे में बताया है? प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने यानी प्रेमचंद जी ने गधे को मूर्ख न कहकर उसकी अन्य स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे कि उन्होंने कहा है, वो निरापद सहिष्णु होता है, यानी कि गधा बहुत ही सीधा होता है। यदि कोई उसको मारता है या बुरा व्यवहार करता है तो वो शांत स्वभाव से उसे सहन कर लेता है, उसका प्रतिरोध नहीं करता जैसे दूसरे पशु करते हैं। उसे कभी किसी बात पर क्रोध नहीं आता। वो सदा उदास या निराश ही दिखाई देता है।
वो सुख दुख, लाभ हानि सभी स्थितियों में समभाव रहता है। समभाव का अर्थ है कि जैसा व्यवहार उसका पहले था वैसा ही बाद में भी रहता है। उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। अतः उसका सीधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए लोग उसे मूर्ख की पदवी दे देते हैं। 5वें प्रश्न में पूछा गया है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, हीरा और मोती दोनों सदा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। उदाहरण के लिए, जब गया ने हीरा को अत्यधिक मारा तो मोती ने विद्रोह कर दिया और हल जुआ आदि लेकर भाग गया और उन्हें तोड़ डाला। इसी प्रकार जब दोनों को भारी भरकम सांड का सामना करना पड़ा तो भी दोनों ने सच्चे मित्रों की भांति उससे संघर्ष किया और उसे हरा दिया। इसी प्रकार जब मोती मटर के खेत में फंस गया था तो हीरा ने वहां से ना भागकर उसके साथ ही अपने आप को पकड़वा लिया। एक और घटना में जब कांजी हौस में हीरा रस्सी से बंधा हुआ था और मोती स्वतंत्र था, वो चाहता तो कांजी हौस से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और हीरा के साथ ही खड़ा रहा और कांजी हौस के चौकीदार से मार भी खाई। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अगला प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मोती को ये देखकर बड़ा गुस्सा आता था कि गया की छोटी बच्ची को उसकी पत्नी खूब मारती और खूब तंग करती थी। वो गया की पत्नी को उठाकर पटकने की बात कहता है। इस पर हीरा उसे समझाते हुए कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इन शब्दों से पता चलता है कि प्रेमचंद जी नारी के प्रति अत्यंत उदार दृष्टिकोण एवं सम्मान की भावना रखते थे। वे मानते थे कि नारी को पीटना या मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है। ऐसा करना हमारी संस्कृति के भी विपरीत है। आगे बढ़ते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन वाले समाज में, या सरल भाषा में हम कहें तो ग्रामीण जीवन में, पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत आत्मीयतापूर्ण व्यक्त किया गया है। झूरी किसान है, उसके पास हीरा और मोती नामक 2 बैल हैं। वो अपने बैलों को अत्यधिक प्यार करता है, उनकी देखभाल भी भली भांति करता है। उन्हें अपने से दूर करने में उसका जी छोटा होता है, यानी कि वो नहीं चाहता कि उसके बैल उससे दूर जाएं, किंतु उन्हें पुनः प्राप्त करके अत्यंत खुश होता है। जब हीरा और मोती गया के घर से भागकर और कांजी हौस से स्वतंत्र होकर वापस अपने मालिक झूरी के पास पहुंचते हैं तो वो बहुत खुश होता है। उनसे गले लगकर मिलता है जैसे बिछड़े हुए मित्र मिलते हैं। उसकी पत्नी भी अपनी गलती मानकर बैलों के माथे को चूम लेती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत निकटता एवं आत्मीयता के संबंधों के रूप में व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती भले ही स्वभाव का विद्रोही लगता हो, किंतु वास्तव में वो एक सच्चा मित्र है और पशु होते हुए भी मानवीय गुणों का प्रतीक है। जहाँ कहीं भी उसे अन्याय या अत्याचार अनुभव होता है, वहीं वो अपना विद्रोह व्यक्त करता है। छोटी बच्ची के प्रति होने वाले अन्याय को देखकर वो कह उठता है कि मालकिन को ही उठाकर पटक दूं। इसी प्रकार कांजी हौस में वो सींगों से दीवार को गिराकर अन्य पशुओं की जान बचा लेता है। इसके लिए उसे बहुत मार खानी पड़ी और कसाई के हाथों नीलाम होना पड़ा, लेकिन उसे अपने बारे में कोई चिंता नहीं थी। वो चाहता था कि अधिक से अधिक दूसरों के काम आए। 9वें प्रश्न में 2 वाक्य दिए गए हैं और इनका आशय स्पष्ट करने के बारे में कहा गया है। पहला वाक्य है,
अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो मनुष्यों में नहीं है लेकिन हीरा और मोती नामक दोनों बैलों में थी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हीरा और मोती के चरित्रों पर प्रकाश डाला गया है। इन दोनों बैलों में कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वे एक दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ जाते थे। फिर चाहे वो गया को मजा चखाने की योजना हो, सांड से भिड़ने की बात हो, या फिर कांजी हाउस में परोपकार करने के लिए आत्म बलिदान की बात हो। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वे एक दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ लेते थे और अपने आप को प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ समझने वाला मनुष्य ऐसी शक्तियों से वंचित लगता है। प्रश्न में आशय स्पष्ट करने के लिए दूसरी पंक्ति दी गई है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। गया के घर में दोनों बैलों का अत्यधिक अनादर होता था, यानी कि उनको जो सम्मान उनके मालिक झूरी के घर पर मिला करता था वो उन्हें गया के घर पर नहीं मिला। लेकिन गया की छोटी सी बच्ची बैलों का सम्मान करती थी और घर वालों से चोरी चोरी उन्हें एक रोटी रोज लाकर खिलाया करती थी। इतने बड़े बड़े बैलों का एक एक रोटी में कुछ नहीं बनता था, यानी केवल एक रोटी से भला इन बड़े बड़े बैलों का पेट कहाँ भरने वाला था। लेकिन सम्मान की दृष्टि से बैलों का मन संतुष्ट हो जाया करता था। उनसे भले ही उनकी भूख न मिट सके, लेकिन मन को ये यकीन हो जाता था कि यहाँ भी हमारा सम्मान करने वाला कोई न कोई अवश्य है।